ये इदारा था, सीएए इदारा है। इसका सिर्फ नाम तब्दील किया गया, कुछ स्ट्रक्चर तब्दील की गई। महकमे ने फैसला किया कि इस इदारे को थोड़ा वसी किया जाए और इसकी कमांड एक एसपी की बजाय एक डीआईजी साहब के पास होनी चाहिए। एक कानून ऑर्डिनेंस जारी किया गया। उस ऑर्डिनेंस के बाद इसका नाम सीएए से बदल के ओसीयू यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रख दिया गया। और इस वक्त लाहौर में जितने संगीन क्राइम है, हीनियस क्राइम है, लाइक अगवा, बराए तवान, डकैती, ब्लाइंड मर्डर, तो वो हमारे ओसीयू के एम्बिट में आते हैं। ये जो एक इम्प्रेशन है कि सीएए एक खौफनाक इदारा है, अगर सीएए खौफ की अलामत होता तो हर लुटा हुआ आदमी, हर बंदा जो जुर्म का डसा हुआ है, वो अपने केस को सीएए की तरफ रेफर क्यों करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं एसपी ओसीयू आफ्ताब फुलरवान साहब के साथ। उनसे आज हम सीआईए के जो ख़त्म करना ओसीयू बनाने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी आफ्ताब साहब, क्या हाल है? जी बर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लाहौर में सीआईए एक अदारा था, उसको ये ओसीयू क्यों बना दिया गया? बर साहब, सीएए इदारा था, सीएए इदारा है और सीएए इंशाअल्लाह ताला अवाम की हिफाजत के लिए इदारा रहेगा। इसका सिर्फ नाम तब्दील किया गया, कुछ स्ट्रक्चर तब्दील की गई। लाहौर की आबादी इस वक्त 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इससे पहले जब सीएए था तो उसका सरबराह एक एसपी रैंक का अफसर था। मौजूदा दौर के तकाज़ों के पेश नज़र महकमे ने फैसला किया कि इस इदारे को थोड़ा वसी किया जाए और इसकी कमांड एक एसपी की बजाय एक डीआईजी साहब के पास होनी चाहिए। फिर उस डीआईजी साहब के अंडर 4 एसपीज होंगे जो इस पूरे यूनिट को चलाएंगे। तो उसके लिए बाकायदा फिर एक कानून ऑर्डिनेंस जारी किया गया। उस ऑर्डिनेंस के बाद इसका नाम सीएए से बदल के ओसीयू यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रख दिया गया। और इस वक्त लाहौर में जितने संगीन क्राइम है, हीनियस क्राइम है, लाइक अगवा, बराए तवान, डकैती, ब्लाइंड मर्डर, तो वो हमारे ओसीयू के एम्बिट में आते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये जो सीआईए है ना, आम पब्लिक पे इसका ये है कि ये एक बड़ा खौफजदा कर देने वाला अदारा समझा जाता है कि ये उठा के ले जाते हैं लोगों को, वो पता नहीं कहाँ रखते हैं। तो ओसीयू बनाने के बाद इसमें किस तरह का फ़र्क नज़र आएगा और नज़र आ रहा है? बट साहब, इसमें मैं आपसे इंतहाई एहतराम से इख्तलाफ करना चाहूँगा। ये जो एक इम्प्रेशन है कि सीएए एक खौफनाक इदारा है, 2 बुनियादों पर मैं इस बात को रिबट करूँगा, इसकी तरदीद करना चाहूँगा। आप कभी तब्दीली तफ्तीश बोर्ड जो कि डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर होता है, वहाँ जाके देखें। हर मुद्दई अपने मुकदमे की जब तफ्तीश तब्दील कराना चाह रहा होता है तो उसकी पहली डिमांड होती है कि मेरे मुकदमे की तफ्तीश सर सीआईए नूं दे दो। बिल्कुल। अगर सीआईए खौफ की अलामत होता तो हर लुटा हुआ आदमी, हर बंदा जो जुर्म का डसा हुआ है, वो अपने केस को सीआईए की तरफ रेफर क्यों करता। दूसरी बात, जो क्रिमिनल्स हैं, जो शूटर्स हैं, जो इंसानों के लिए आज़ार का बायस हैं, उनके लिए इसमें कोई शक नहीं कि ओसीयू खौफ की अलामत है और खौफ की अलामत ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन आप अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक को जुर्म से महफूज करने के लिए, मुजरमों से महफूज करने के लिए, शूटर से महफूज करने के लिए जितनी सर्विस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट दे रहा है, पुलिस का कोई दूसरा इदारा इस हद तक सर्विस नहीं कर रहा। लाहौर में पिछले दिनों शूटर्स का बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। तमाम शूटर्स को जो कि 50,000 लाख रुपए लेके मासूम शहरियों को मर्डर कर रहे थे, और उन शूटर्स को ये भी नहीं पता होता था कि जिनको मर्डर कर रहे हैं वो कौन है, इसका कसूर क्या है। बिल्कुल। उन तमाम शूटर्स को ओसीयू ने कानून के मुताबिक एलिमिनेट किया, उनको जेलों में भिजवाया, और जो बच गए वो इस वक्त साउथ अफ्रीका, कनाडा और दुबई में छुप के बैठे हैं। अगेन जिनके हम रेड वारंट लेके उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं। सो ओसीयू, मैं पब्लिक को भी यही मैसेज दूंगा, ओसीयू आपका इदारा है, आपकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए काम कर रहा है।
जब भी आप कोई अनयूजुअल एक्टिविटी अपने आसपास देखें या आपको शुबा हो कि यहाँ पे डकैत, चोर या नकबजन रह रहे हैं और अपनी मौजूदगी को छुपा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप OCU को इतला दें। आपका नाम बिल्कुल सिगा राज में रखा जाएगा और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि OCU ने उस गैंग को किस तरह गिरफ्तार करके उसका गला कमा किया है। अच्छा आफ्ताब साहब, एक और CIA, साबका CIA OCU पे तो खैर नहीं है, CIA पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये जो घरों से मुख्तलिफ अफराद को उठा के ले जाते हैं, फिर बताया नहीं जाता कि ये कौन से सेंटर में, कोतवाली में ले गए हैं, इकबाल टाउन में ले गए हैं। इस तरह की जो इल्ज़ाम लगाए थे उसका हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे मुल्क का कानून जिस तरह तमाम इदारों पे लागू होता है, बट साहब उसी तरह OCU पे भी लागू होता है। हमें जब कानून इख्तियारात दे रहा है कि हम बंदे को गिरफ़्तार करें, गिरफ़्तार करके उसे 24 घंटे के अंदर के करीबी मजिस्ट्रेट के पास पेश करें, तो हमें 14 दिन का रिमांड मिल जाता है। 14 दिन का रिमांड हम और मैं बड़ा मशकूर हूँ अदालतों का कि अगर हम उन्हें मुतमिन कर लेते हैं कि हमें इसका रिमांड चाहिए, तो रिमांड वो दे दिया जाता है। हाँ, ये बात है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं जिनका हम रिमांड लेके आते हैं, उनकी मुलाकात पे पाबंदी होती है। ये नहीं कि हमने डाकू पकड़े हुए हैं और डाकुओं के पीछे वारसान और उनके थामू और उनके मददगार भी आ रहे हैं और उनकी मुलाकातें चल रही हैं और चाय की प्यालियाँ चल रही हैं। बिल्कुल नहीं, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हमारे पास होती है, लेकिन उनकी वो मुलाकातों का, डकैतों की और शूटर्स की मुलाकातों का अरेंज CIA सेंटरों में बिल्कुल नहीं होता। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि कानून हमें इसका इख्तियार देता है। अच्छा आफ्ताब साहब, एक और भी बड़ा अवाम की तरफ से एक एतराज़ उठाया जाता है कि CIA की जो गिरफ्त में होते हैं उनको बाज़ औक़ात किसी खुफिया जगह पे ले जाके या किसी ऐसी उजाड़ जगह पे ले जाके पुलिस मुकाबले में, तो पुलिस मुकाबला अगर हो जाता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या उसकी इंक्वायरी का क्या सिस्टम है, कैसे वो पता चलता है कि ये दुरुस्त पुलिस मुकाबला हुआ है? देखिए, अगर किसी को किसी पुलिस एनकाउंटर पे एतराज़ है, देखिए पुलिस एनकाउंटर अंडर सेक्शन 100 PPC किया जाता है या होता है। अगर डाकू गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करेगा तो पुलिस जवाबी फायरिंग करने के लिए ऑथोराइज्ड है अंडर सेक्शन 100 PPC। उसमें हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। हमारे CIA पिछले दिनों हमारा एक जवान था, उसकी थाई में फायर लगा, वो बेचारा कई हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा है। तो क्रॉस फायर में अगर कोई डाकू मर जाता है तो ये एक पुलिस एनकाउंटर है, और इस पुलिस एनकाउंटर की वो अगर किसी को एतराज़ है डकैतों के वारसान को, तो वो अदालत में जा सकते हैं, वो हमारे अफसरान के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, महकमाना इंक्वायरी हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कानून सबके लिए, और OCU भी बिल्कुल कानून की पाबंद है। और हमारे DAG साहब इमरान किश्वर साहब की बड़ी क्लियर हिदायत है कि हमने कानून की 4 वॉल्स जो है उससे बाहर नहीं जाना, और ना हम जा रहे हैं। अच्छा, एक और एतराज़ किया जाता है कि जो CIA को रिकवरी होती है तो बाज़ का जो कहते हैं कि रिकवरी जो ना वो कम शो की जाती है, एतराज़ किया जाता है। तो क्या CIA में जैसे ही कुछ बड़ा गैंग है, जैसे करोड़ों की रिकवरी भी होती है, तो उसको मैनेज करना और उसको यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक उसका इंदराज करना, वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस इल्ज़ाम के हवाले से भी क्लियर हो सके। आज का व्हाट्सएप का प्रोग्राम यौम एतराज़ है और मैं व्हाट्सएप के हर एतराज़ का जवाब दूंगा, क्योंकि एजाज भट्ट साहब एक बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं और उनके हर सवाल के पीछे एक लॉजिक है। मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, जब डकैत गिरफ्तार होते हैं या क्रिमिनल गिरफ्तार होते हैं तो उनके कब्जे से जो रकम, जेवरात, लूटी हुई मालियत की जो चीज़ें होती हैं वो बरामद होती हैं, वो बाकायदा एक रजिस्टर पर अंदराज किया जाता है। उस रजिस्टर के अंदराज की जो कॉपीज़ हैं वो वहाँ सेंटर में भी होती हैं, फिर मुतलका SP साहब जो हैं उनके दफ्तर आती हैं और उनको टैली किया जाता है और उनकी बाकायदा स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद फिर जो वारदातों के तमाम MFIRs को इकट्ठा करते हैं और जितनी वो रकम जेवरात बरामद हुए होते हैं वो तमाम जो मुद्दईयान हैं उनके क्लेम के मुताबिक प्रोपोर्शनली तकसीम की जाती हैं। फ़र्ज़ करें हमने 1 करोड़ की अगर रिकवरी की है और उसमें जो वारदात हुई है, वारदातें जो हुई हैं वो 2 करोड़ की हैं, तो अब 1 करोड़ को 2 करोड़ के मुतबादल तो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हर मुद्दई को उसकी वारदात के आधे पैसे
और उसका बाकायदा जांच पड़ताल करके दिया जाता है। उसमें ये भी हम ख्याल रखते हैं कि बाज़ औक़ात वारदात 50,000 की होती है और मुद्दई उसको 5 लाख की लिखवा देता है। जब चोर पकड़े जाते हैं और वो ब्रेक होते हैं तो फिर वो बताते हैं कि जनाब ये चीज़ हमने चुराई, ये चीज़ हमने फ़लाँ को बेची। तो वो भी हम ख्याल रखते हैं कि अगर कोई गलत मुकदमा या गलत मालियत का मुकदमा दर्ज करवाता है तो अगेन उसकी भी जांच पड़ताल करके उसको रिकवरी दी जाती है। किसी भी शख्स को, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस वाला हो, उसके झूठ के बदले रिवार्ड नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ हमारा एक और भी इसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि आप बड़े तहम्मुल से हमारे सख्त सवालात का जवाब दे रहे हैं, तो मैं यहाँ ये भी पूछता चलूँ कि एक CIA जो है ना, वो जो कार चोर और मोटरसाइकिल चोर गैंग बहुत सारे पकड़ती है, तो उनसे बहुत सारी रिकवरी होती है। तो कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत भी की है कि जो इस तरह की जो रिकवरी होती है व्हीकल्स की, तो उनके इंजन नंबर, चेसी नंबर जो टेम्पर कर दिया ताकि कभी वापस ना मिले। क्या ऐसा कोई सिलसिला होता है? देखिए, ये वो तमाम गलत फहमियाँ हैं या गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे मौका मिल रहा है आपके सामने, आपके इस प्रोग्राम में कैमरा के सामने क्लियर करने के लिए। हम तो ये करते हैं कि जो मोटरसाइकिल या गाड़ी अगर टेम्पर्ड होती है तो उसको पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के लेबॉरेटरी में भिजवाते हैं। उसकी लेबॉरेटरी होती है, उसमें से असल नंबर हम मालूम करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर से जो कि असल नंबर निकल आता है तो कंप्यूटर में उनका दर्ज होता है। तो मालिक कराची के होते हैं, पेशावर के होते हैं, मियाँ वाली के होते हैं। हम उनसे बाकायदा रब्ता करके कहते हैं कि जी आपकी ये गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल प्लीज़ रिकवर होगी, मेहरबानी कीजिए, आइए और सुपुर्दारी करवा के ले जाइए। अच्छा, यहाँ ये भी है कि बहुत सारे लोग अपना जिनकी तफ्तीश दुरुस्त नहीं हो रही होती तो वो चाहते हैं कि हम जो लोकल पुलिस है उसकी तफ्तीशी से लेके हम CIA की तरफ आ जाए। तो ये जो एक तो ये सिलसिला जो DIG साहब के वो पास कैसे जाते हैं, और दूसरा जब आपके पास वो तफ्तीश आ जाती है तो उसका प्रोसिक्यूशन का सिस्टम कैसे मैनेज किया जाता है? जी परसों मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी शहरी के साथ कोई चोरी, डकैती या रॉबरी की वारदात हुई है तो वो उसके लिए तब्दीली तफ्तीश के लिए DIG साहब इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर दरख्वास्त देंगे कि जी ये मेरी जो तफ्तीश है वो मुकामी थाने से मैं मुतमिन नहीं हूँ, तो मेरे मुकदमे की तफ्तीश OCU में तब्दील कर दी जाए। वहाँ पे SSP साहब इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में बाकायदा एक पैनल बैठता है और वो पैनल उस पर फैसला करके हमें OCU को मुकदमा रेफ़र कर देता है। और मुकदमा रेफ़र होने के बाद हम तमाम मुमकिना शहादतें कलेक्ट करते हैं, उस किस्म की वारदातें करने वाले मुल्ज़मान को पकड़ते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो रिकवरी की रेशो है वो 60 to 70% है। तो दैन फिर हम वो सारी चीज़ें रिकवर करके मुद्दई तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वही मुद्दई जिसकी वारदात ट्रेस 1-2 साल से नहीं हो रही होती, जब हम ट्रेस कर लेते हैं तो वो हमारा सफ़ीर बन जाता है, फिर वो दूसरों को बताता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी वारदात हुई है जो आप OCU से तफ्तीश करवाना चाहते हैं, फ़ैसला बोर्ड ने करना है, आप एप्लीकेशन दे दें, हम उसमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके इंशाअल्लाह ताला मुकदमे को यकसू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ बैनुल-इज़्लाई क्रिमिनल्स के ग्रोह होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझे कि दूसरे ममालिक में फ़रार हो जाते हैं, तो CIA उनका पीछा कैसे करती है? देखिए, हमारे पास इस किस्म के मसाइल आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से कुछ डकैत वारदात करने के बाद वापस उधर चले जाते हैं या यहाँ से वारदात करने के बाद दुबई चले जाते हैं। तो दुबई की हुकूमत तो हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हम रेड वारंट लेते हैं, उनकी पुलिस वहाँ से गिरफ़्तार करके हमारे हैंड ओवर करती है और हम उसको वापस ले आते हैं। तो बाज़ जगह पे हमारा कानून जो है मुआहदा हवालगी मुजरमान वो मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से हमें फिर प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन फिर हम ये करते हैं कि ऐसे मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और सारी अलामतें एयरपोर्ट्स पे नोट करवा देते हैं, तो अगर कभी वो मुल्क में लैंड करें तो फिर वहीं से उनका पता चल जाता है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर हम उनको कानून के दायरे में ला के उनका केस अदालत में भेज देते हैं। अच्छा, इल्लीगल जो वेपन्स हैं ये भी ख़ास तौर पे पंजाब में जराइम की बहुत बड़ी वजह है। तो इल्लीगल वेपन जो स्मगल करते हैं, इनके गिर्द भी CIA या SPU ने घेरा तंग किया है? हमने कई दफ़ा बड़ी भारी खेप असले की पकड़ी है, सैकड़ों की तादाद में गोलियाँ और 50-50, 60-60 राइफलें और पिस्टल बरामद किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कानून में नक्स है। हम वो 50-60 राइफलें, गन्ने, पिस्टल्स बरामद कर लेते हैं
और अगले ही दिन उन तमाम मुलजमान की ज़मानत इसलिए हो जाती है कि कानून में उसकी शिक मौजूद है, उसे बेलेबल ऑफेंस कहा गया है। अगर आप इस मुल्क को आर्म्स फ्री करना चाहते हैं, असला से पाक करना चाहते हैं, तो फिर आपको नाजायज़ असला की बरामदगी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म डिक्लेयर करना होगा कानूनी तौर पे, और उसकी सज़ा बड़ी सख्त करना होगी, जिस तरह सिंगापुर में है, जिस तरह दुबई में है। तो नाजायज़ असला ख़त्म किया जा सकता है, उसमें एक तो सज़ाएँ सख्त की जाए, नाकाबिल ज़मानत किया जाए, और फिर जो नाजायज़ असला KPK से मुसलसल आ रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियों को भी कानून के पाबंद करना पड़ेगा। OCU में जब आप अब नए अफसरान को लेते हैं तो वो लोकल थानों से लेते हैं या इनकी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत ही जो ट्रेनिंग कराई जाती है? ये भी आवाम का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जी, मैं बार साहब इसमें बताता हूँ। OCU और जो लोकल पुलिस है, ये आपस में तमाम अमला इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है। जैसे मैं SP मॉडल टाउन डिवीजन था, तो वहाँ से मैं SP OCU आ गया हूँ। इस तरह हमारे DSP उधर चले जाते हैं, वो इधर आ जाते हैं। OCU लाहौर बेसिकली लाहौर पुलिस का पार्ट एंड पार्सल है। बिल्कुल। तो हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हर किस्म का पुलिस ऑफिसर CIA में काम नहीं कर सकता। CIA में काम करने के लिए बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा बहादुर, निडर, डाकुओं का सामने करने वाला, गोली से ना घबराने वाला, जिसे इस बात का खौफ ना कि कहीं मुझे गोली लगे तो कहीं मैं मर ना जाऊं। तो मैं तो समझता हूं कि OCU में अगर आप ड्यूटी करते हुए डाकुओं से मुकाबला करते मर जाते हैं तो आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, आपके घर वालों को पूरी कंपनसेशन मिलेगी। तो ये कम एजाज है, यानी दलेर अफसरान को चुन के लगाया। हाँ, बहादुर और दलेर अफसरान को लिया जाता है, और वो अफसर होते हैं जो डाकुओं का मुकाबला करते हुए, उनको गिरफ्तार करते हुए, उनकी धमकियों से बेपरवाह होकर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि डाकू, शूटर्स, किराए के कातिल, वो इस वजह से OCU से डरते हैं कि वो OCU को नहीं डरा सकते। बिल्कुल। हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर हमारे डाकू या शूटर्स हमारे अगर एक बंदे को शहीद करेंगे, तो जो OCU के बंदे को शहीद करेगा, हम कानून के मुताबिक पूरी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे। और यहाँ ये भी बताते चले कि रवां साल के जो पहले 4.5-5 माह हो गए हैं, इसमें CIA ने कितने अहम केसेस ट्रेस किए, और ख़ास तौर पे जो बड़े क्रिमिनल्स थे उनको पाबंद सलासल बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए? देखिए, यहाँ पे जब मौजूदा हम 4-5 महीने की बात करते हैं, तो जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, मैं वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हमारे IG डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने एक पॉलिसी दी कि मनशियात का बहुत बड़ा मसला चल रहा है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बच्चियों को इस तबाहकुन लत में मुब्तला किया जा रहा है, तो इस पर आप एक्शन लें। आप ये देखें कि इतना सख्त एक्शन लिया गया, इतना सख्त कार्रवाई की गई कि इस वक्त तमाम बॉर्डर एरिया पे, जहाँ पे जो मनशियात के गढ़ बने हुए थे, सेंटर बने हुए थे, तमाम को एलिमिनेट किया गया, और इसमें किसी पुलिस वाले को भी नहीं बख्शा गया। SHO शदरा सस्पेंड हुआ, उस पर पर्चा हुआ मनशियात फरोशों की मदद करने पर। SHO हडियारा खालिद खान मनशियात फरोशों की मदद करता था, सस्पेंड किया गया, डिसमिस किया गया OCU की रिपोर्ट पर। और OCU ने ग्रामों में या किलोग्रामों में मनशियात बरामद नहीं की, मनों के हिसाब से अफ्यून, चर्स, आइस, हेरोइन वो बरामद की। और बरामद करने के बाद आप इस वक्त शहर में सर्वे कर सकते हैं कि इस वक्त मनशियात का हसूल कितना बड़ा मसला है नशइयों के लिए और जुराइम पेशा लोगों के लिए। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट आप ले लें, डकैतों के हवाले से, शूटर्स के हवाले से, अगवा बराए तावान करने के हवाले से, इस साल से आप लें, अगवा बराए तावान की जितनी वारदातें हुई ये सारी ट्रेस आउट हुई। एक अमेरिकन नेशनल को उसके अपने ड्राइवर ने अगवा बराए तावान के लिए उठा लिया, तमाम रकम बरामद की गई और वो अगवा बराए तावान करने वाले काफिर किरदार तक पहुँचे। मैं ये समझता हूँ
कि इस वक्त लाहौर पुलिस में जो फ्रंट फुट पर खेलने वाला, जुर्म के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पे खेलने वाला जो इदारा है, जो जुराइम के ख़िलाफ़ सीना सपर है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है। ये है तो मैं समझता हूँ कि लाहौर के शहरी अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। ये है तो तमाम क्रिमिनल्स, संगीन जुराइम करने वाले, उनको मुल्क से बाहर भागना पड़ रहा है। हम आवाम की हिफाजत के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हम पर मुकम्मल ट्रस्ट किया है, और उस ट्रस्ट की हिफाजत करते हुए, उस ट्रस्ट को एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हुए हम इंशाअल्लाह ताला क्राइम के ख़िलाफ़, जुराइम के ख़िलाफ़ अपनी ये जंग इसी तरह जारी रखेंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, आपको बैरून मुल्क भी जाने का मौका मिला, तो आपने इंटरनेशनल पुलिसिंग भी देखी और यहाँ लोकल भी, तो इसमें एक तो क्या फ़र्क महसूस किया, और दूसरा आपको बाहर के तजर्बे से क्या फ़ायदा हासिल हुआ? मैं ईस्ट तिमोर में मैंने सर्व किया, मैंने कोसोवो में सर्व किया। फ़र्क मेन ये है कि जो पाकिस्तान के क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। जो असला इनके पास है वो बाहर के मुल्क के क्रिमिनल्स के पास वो असला नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कच्चे के डाकुओं की तरफ चले जाएं तो उनके पास हैंड ग्रेनेड और एंटी टैंक राइफलें तक मौजूद हैं। क्लैशनकोफ तो उनके लिए आम बात है। तो इतने डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं कि वो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है या वो अपने साथियों को अगर छुड़ाना चाहते हैं तो वो अंधाधुंध फायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बाहर के मुल्कों में क्रिमिनल्स के आप जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास चाकू होगा। यहाँ पे तो क्लाशनकोफों से मुसल्लह लोग होते हैं और फिर पुलिस को उनसे उसी तरह सख्ती से निपटना पड़ता है। और दूसरा, ईस्ट तिमोर में मैं जब रहा तो वहाँ के लोग बड़े अमन पसंद, गलत बयानी बहुत कम करते थे। हमारे यहाँ क्रिमिनल तो मौके पे पकड़ा जाता है तो वो नहीं मानता है, वो इनकारी हो जाता है साहब। सो ये पॉलिसिंग का एक मेन फ़र्क है हमारा। अच्छा, यहाँ ये भी हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि CIA में जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है उसका सिस्टम क्या है, और अगर कोई CIA का एहलकार किसी करप्शन में, किसी गलत काम में मुलव्वस होता है तो फिर उसकी कैसे स्नब किया जाता है? OCU का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो आम पुलिस से भी ज़्यादा सख्त है। हमने अभी अपने एक कांस्टेबल वो मनशियात फरोशियों की मदद करता था तो उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है, उससे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। इसी तरह OCU का एक एक्टिंग DSP था मज़हर इकबाल। तो मज़हर इकबाल मनशियात फरोशों के साथ मिलके मनशियात फरोशी का धंधा कर रहा था, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा हमने दर्ज किया है और अभी वो मफरूर है, भागा हुआ है, उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया जा चुका है। तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारा ऐसे काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जो महकमे की वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम उनसे वैसे ही सलूक करते हैं जैसे कि मुजरमों से सलूक किया जाता है। क्रिमिनल के लिए चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, कोई माफ़ी नहीं है, कोई नरमी नहीं है। जी आफ्ताब साहब, हमें OCU के हवाले से बहुत, हमारे नाज़रीन को भी और हमें बहुत सारी चीज़ों का नए सिरे से पता चला, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान इजाज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।